हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टॉप एकेडमी। माई सेल्फ एकता मिश्रा। और बच्चों, हम लोग अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें हमने इससे पहले की क्लासेस में हम लोग जो पिछड़े बालक हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े बालक हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और साथ ही साथ अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग जो शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक है उनके बारे में हम लोग चर्चा करें, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कई सारे बच्चों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और बच्चों देखिए, इसमें जितने भी सेंटेंस, इवन एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और उसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है श्रवण संबंधित जो बालक होते हैं, श्रवण बाधित बालक। ऐसे बालक जिनमें सुनने की जो समस्या आती है, सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ऐसे बालक को हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, ऐसे बच्चे जिनको सुनने में कठिनाई आती है उनको हम लोग कहते हैं श्रवण बाधित बालक। ओके, और जो ध्वनि होता है, ध्वनि मापने की जो इकाई है उसको हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों की ध्वनि मापने की इकाई को हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो वो होता है हमारा डेसिबल। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे श्रवण बाधित बालक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनमें क्या कौन कौन सी समस्या होती है, उनका वर्गीकरण, उनको कैसे शिक्षा दी जाए, समस्याएं क्या क्या आती हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि ऐसे बच्चे जिनको सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है उनको हम क्या कहते हैं, श्रवण बाधित बालक। तो देखिए, यहाँ पे 1 से 30 डेसिबल होता है, तो 1 से 30 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि होती है वो दर्द वाली होती है। ठीक है, मतलब ये जो ध्वनि होगी उसके बाद की ध्वनि, वो उससे हमारे कान के लिए बहुत हार्मफुल होती है। ओके, तो श्रवण बाधित बच्चों की जो ध्वनि परिसर के अनुसार उनको निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। कम श्रवण बाधित बालक, आंशिक श्रवण बाधित बालक, गंभीर श्रवण बाधित बालक और पूर्ण श्रवण बाधित बालक। ठीक, तो जो कम श्रवण बाधित बालक होते हैं, जैसे कि नाम से ही है, उनमें जो ये दोष पाया जाता है, मतलब जो श्रवण बाधित समस्या होती है वो बहुत छोटे लेवल पे होती है। ऐसे बालकों को हम लोग सामान्य प्रशिक्षण के माध्यम से सामान्य क्लास में बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको जब हम धीरे से बोलते हैं तो वो सुनाई नहीं दे पाता, लेकिन जो ऊपर की जो भी लैंग्वेज भाषा होती है, मतलब वो सुन लेते हैं, सारे ध्वनि को सुन लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम धीरे बोलेंगे तो वो बच्चे नहीं सुन पाते हैं। ओके, जिसको हम लोग डेसिबल में देख लेते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता रहता है हमेशा कि जो कम श्रवण बाधित बालक होते हैं उनकी जो शक्ति होती है, श्रवण शक्ति, वो कितनी होती है, तो 27 से 46 डीबी जो होता है वो बाधित होते हैं। इनको हम लोग कम श्रवण बाधित बालक की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जो सामान्य स्तर की बातचीत होती है वो सुन लेते हैं, परंतु अगर जो बहुत धीमी जो साउंड होती है उसको वो सुन नहीं पाते हैं, उसको सुनने में इनको समस्या आती है। ओके, इसके बाद हमारे मंद श्रवण बाधित बालक। मंद श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं, इनका जो क्षमता है वो 40 डीबी से 55 डीबी तक का होता है। और इसमें जो समस्या आती है, मतलब ये बच्चे सामान्य वार्तालाप को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन अगर सामान्य स्तर में इनको लाना है तो एक हियरिंग मशीन आती है जो उनके कान में लगा देने से बच्चे सामान्य तरीके से सामान्य बच्चों की तरह सुन सकते हैं। और इनको हम लोग सामान्य विद्यालय में भी पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो इसके लिए बस ये है कि हमें हियरिंग मशीन जो होती है उसका प्रयोग करना होता है। तो इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा, देखिए बच्चों, जो कम है वो 27 से 46 है और जो मंद है वो 40 से 55 है। ओके, इसके बाद आता है हमारा गंभीर श्रवण बाधित बालक। तो गंभीर, जैसे कि नाम से ही है, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है। ऐसे बच्चों की जो सहभागिता होती है, वो सुनने की जो समस्या होगी वो कितनी होगी, 55 से 70 डीबी। ये देखिए बच्चों, ये डिग्री हो गया, इसको मैं करेक्ट करके आप लोग को शेयर करूंगी। इसका जो ये है आपका 40 यहाँ पे डीबी है, 55 से 70 डीबी होता है। ओके, 55 से 70 डीबी, ये डिग्री नहीं होगा, इसको मैं हटा दूंगी, डीबी होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डीबी होता है, डीबी तक होती है।
इन्हें ऊंचा बोलने पर ही सुनाई देता है, क्योंकि मतलब सामान्य भाषा में अगर हम बोलेंगे तो इनको धीरे की आवाज सुनाई नहीं देती है, इनको जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा बोलता है तब वो सुनाई देता है। ओके, तो पूर्ण श्रवण संबंधित बालक ये तो हो गए हमारे गंभीर श्रवण संबंधित बालक। इनको भी, इनके लिए स्पेशल स्कूल की आवश्यकता होती है, और जो कम और आंशिक हैं उन लोग को तो हम लोग सामान्य विद्यालयों में बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गंभीर और पूर्ण है उनके लिए स्पेशल स्कूल की आवश्यकता होती है, विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चे अगर हम कहें तो ये बच्चे स्पेशल बच्चे कहलाएंगे। ठीक, ऐसे बच्चों की जो सहभागिता होगी वो 55 डीबी से 70 डीबी तक होती है। इन्हें काफी ऊंचा बोलने पर सुनाई देता है। इस प्रकार के बच्चों को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके लिए विशेष विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फिर आता है हमारा पूर्ण श्रवण बाधित बालक। पूर्ण श्रवण बाधित बालक क्या होता है, जो पूरी तरह से डीफ होते हैं, उनमें क्या होता है 70 से 90 डीबी होता है। इससे भी अधिक, मतलब वो एक तरह से समझिए इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनके लिए अगर हम श्रवण मशीन भी लगा दें, जो हियरिंग मशीन होती है वो भी लग जाए, तब भी वो नहीं सुन पाते हैं। तो इनके लिए ऐसे बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए क्योंकि 100% ये डीफ है, 100% ये सुन नहीं सकते हैं, बहरे हैं। तो इनके लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है, विशेष क्लासरूम की आवश्यकता होती है। इसमें हम ज्यादातर चीजों को दिखा के समझाते हैं। तो बड़े बड़े चित्र हो गए, हम चित्र को दिखा के, क्योंकि बच्चे तो सुन पाते नहीं है, तो इसके लिए हमें पिक्चर्स की आवश्यकता होती है। जो क्लासरूम हो वो पूरा डेकोरेटिव क्लासरूम हो, टीचर भी प्रशिक्षित हो, उनको पता हो कि ऐसे बच्चों को कैसे बताना है। और जो उनके पीयर्स ग्रुप हैं, तो पीयर्स ग्रुप में जब भी हम एक्टिविटी कराएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि चित्रों के माध्यम से बताएं, या फिर हम एक्टिंग करके बताएं जिसको बच्चे अच्छे से समझ सके। ठीक, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो लिपसिंग को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। ठीक, तो इनमें जो समस्याएं आती हैं, क्या क्या समस्याएं हैं इसको अब हम लोग देखते हैं। सामाजिक समायोजन की समस्या आती है, शैक्षिक उपलब्धि की समस्या है, और भाषा संबंधित तो समस्या आएगी, क्योंकि बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं तो वो भाषा संबंधित समस्या तो स्वाभाविक है आएगी। भाषा संबंधित जो विशेषताएं होती हैं, तो श्रवण बाधित बालकों की भाषा भी अत्यंत प्रभावी होती है। इनको प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। हम इनको सामान्य विद्यालय में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के माध्यम से इनको बताया जाता है। ओके, गंभीर जो बालक होते हैं, ये सबसे बड़ी कठिनाई होती है इन बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि इनका सामान्य विकास नहीं हुआ होता है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा समस्याओं का सामना शिक्षकों को करना पड़ता है। ओके, इनकी जो क्लासेस होती है, वहां पे कक्षा जो होता है वहां पे भाषा का कम प्रयोग किया जाता है। हम लोग ज्यादा एक्टिविटी के माध्यम से करके सिखाने पे ज्यादा बल देते हैं। बच्चों को भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, इनकी गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का सामान्य विकास हो जाता है। अगर हम बहुत, मतलब होता है ना, केवल इनकी जो पूरी शिक्षा है वो ट्रेनिंग पे ही बेस्ड होती है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना हम ट्रेन करेंगे बच्चों का, उतना ज्यादा बच्चे सीखेंगे। ठीक, तो इनकी पहचान की बात की जाती है। हम लोग कैसे इनको पहचानेंगे ऐसे बच्चों को। तो पहचान या लक्षण की अगर हम बात करें, तो व्यवहार में एकाग्रता की कमी होती है। वो एकाग्र नहीं होते हैं, वो किसी चीज पे अटेंटिव नहीं हो पाते हैं। अगर हम क्लास में कुछ उनको पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सुनाई नहीं देगा, तो बच्चे सुनेंगे, देखेंगे क्या, कहाँ से अटेंशन होंगे। एक शिक्षक क्लास में बोल रहा है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जब बच्चा सुन ही नहीं रहा है तो उसको क्या पता टीचर क्या बोल रहा है। तो एकाग्रता की कमी पाई जाती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो शिक्षकों के होठ और भावों को देख के उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि होठ जो लिपसिंग होता है, लिपसिंग को के माध्यम से बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे सुन नहीं पाते हैं। अब देखिए इन बच्चों को कितना ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ी ना, कितना ज्यादा इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे बच्चे लिपसिंग के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि टीचर बोलना क्या चाह रहा है। तो ऐसे बच्चों को ज्यादातर जो हाव भाव होता है उसके क्लू के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है। टीचर बताता है कि इस संकेत से
उनके लिए क्या होता है कि इनको ज्यादातर सिंबॉलिक चीजों को दिखा के बताने की आवश्यकता होती है टीचर्स के लिए। ओके, ऐसे बच्चे जो सिर घुमा के, मतलब ध्वनि स्रोतों की पहचान में कठिनाई आती है, अधिक धीरे या तेज बोलना होता है, भाषा विकास की समस्या आती है, उच्चारण में कठिनाई आती है, तो ऐसे बच्चों के लिए ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो हाव भाव के माध्यम से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर सिंबल्स को देखते हैं, या फिर लिख के उनको बताते हैं। ओके, तो इसीलिए ऐसे जो सामान्य जो शिक्षक होते हैं, जो सामान्य बीएड के जो टीचर है, वो इन बच्चों को नहीं बता पाते हैं। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जो स्पेशल बीएड होता है, वो स्पेशल बीएड वाले जो शिक्षक होते हैं वो इन बच्चों को बहुत अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं। तभी तो स्पेशल बीएड का नाम स्पेशल किया गया, क्योंकि वो जो बीएड के टीचर होंगे वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको रिक्रूट किया जाता है। ओके, तो ऐसे बच्चों के लिए कई सारी समस्याएं आती हैं, बच्चे भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और साथ ही साथ जो शिक्षक है वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है। समस्याएं क्या क्या है? ऐसे बच्चे सामाजिक समायोजन की समस्या आती है। ये समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं, जब उनको पता ही नहीं है, वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो कहाँ से समझेंगे चीजों को। ओके, शैक्षिक उपलब्धि की समस्या आएगी। बच्चों की जो शैक्षिक उपलब्धि होगी वो भी बहुत धीरे हो जाती है, क्योंकि बच्चे सुन ही नहीं पा रहे हैं क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जो भी होता है। इसीलिए जो शिक्षक होते हैं वो संकेत के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से क्लासेस लेते हैं। बौद्धिक क्षमता की समस्या आती है। ऐसे बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। भाषा एवं वाणी की समस्या आती है। केवल हम ये नहीं कहेंगे जो जो श्रवण संबंधित समस्या है वो किसी एक पक्ष में है। जब बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो वो उसका विकास नहीं होगा, उसकी शैक्षिक उपलब्धि में समस्या देखने को मिलेगी, बौद्धिक समस्या देखने को मिलेगी। बच्चे का जो शब्द का विकास है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चे को पता ही नहीं है उसको क्या रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से अनभिज्ञ होता है, वो सुन नहीं पाता है। वातावरण में समायोजन करने की समस्या आती है। बच्चे जो होते हैं वो सामान्य वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट की बात पे आए हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर किस चीज का प्रयोग करें, मतलब जो उसकी टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जो उसमें क्या क्या चीजों का प्रयोग करें। तो श्रवण यंत्र का हो गया, कंप्यूटर वेब कैम हो गया, आईसीटी के माध्यम से पढ़ाना हो गया। आजकल तो टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गई है, हम एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाएं, हम स्लाइड बनाएं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं अच्छे अच्छे, और बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से सीखें। स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करके बताने की कोशिश करें, माइक्रोफोन का प्रयोग करें। तो ये शायद मतलब जितना हम आईसीटी का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएं या फिर गतिविधि के माध्यम से पढ़ाएं, पीयर ग्रुप हो गया, वहां पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं। ओके, तो ये तो हमने बात की थी जो श्रवण संबंधित बालक हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हमने क्या बात किया? सबसे पहले हमने बताई श्रवण संबंधित बालक जो होते हैं, श्रवण बाधित बालक कौन होते हैं? जिन बच्चों को सुनने में कठिनाइयां आती हैं, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, उनको हम लोग श्रवण बाधित बालक कहेंगे। 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है: कम श्रवण बाधित बालक, आंशिक श्रवण बाधित बालक, गंभीर श्रवण बाधित बालक और पूर्ण श्रवण बाधित बालक। तो जो कम है उनको हम लोग कम और जो आंशिक है इनको हम लोग सामान्य क्लासरूम में बता सकते हैं, वहां पढ़ाया जा सकता है। और जो गंभीर और पूर्ण है, पूर्ण तो समझ लीजिए वो 100% बालक जो है वो पूरी तरह से श्रवण बाधित है। और जो गंभीर बाधित बालक होते हैं उनका जो होता है सुनने का लेवल 50 से 75% समझ लीजिए। ओके, और जो कम है वो 40% होते हैं, और मंद जो बाधित बालक होते हैं वो 40 से 50% की श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग कम और मंद को हम लोग सामान्य विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। मंद के लिए हमने बताया कि जो हियरिंग मशीन आती है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो गंभीर और पूर्ण होते हैं उनके लिए स्पेशल टीचर्स की, स्पेशल क्लासरूम की, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी बेस्ड गतिविधियां की जाती हैं, मतलब गतिविधि के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है। ओके, यहाँ पे जो समस्याएं थी कि इन बच्चों में क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, समाज में उनका समायोजन नहीं हो पाता है, शैक्षिक उपलब्धि की समस्या आती है, भाषा एवं वाणी की समस्या आती है, और वातावरणीय समायोजन की समस्या देखने को मिलती है। ओके, शिक्षा इनको कैसे दें?
तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके, अभी मैंने बताया कि सिंबल्स के माध्यम से हम बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं, आकृति दिखाते हैं, मॉडल्स दिखाते हैं, और श्रवण यंत्र जो होता है वो हम उसके माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। अलग अलग कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है, प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं, और व्यावसायिक प्रशिक्षण पे ज्यादा बल दिया जाता है कि बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल बना रहे, बच्चा पिछड़ा ना हो, कि वो किसी कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर सके। कक्षा शिक्षण के दौरान तेज आवाज में बोला जाता है और हाव भाव के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा श्रवण बाधित बालकों को कैसे समझा जाए इसके बारे में। अब हम बात करेंगे वाणी दोष क्या होते हैं। अब तो वहां सुन नहीं रहा था, यहाँ पे बोलने की समस्या आती है। ठीक, वाणी दोष क्या होता है? जो वाक युक्त बच्चे होते हैं, वाक दोष मतलब जो बच्चों में बोलने की जो समस्या आती है उसको हम लोग वाणी दोष कहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म के बाद से देखने को मिलता है, जैसे कि बच्चे जब बोलना शुरू करेंगे तो कब से बोलना शुरू करते हैं? 1-1.5 साल से बच्चे थोड़ा बहुत बोलना शुरू करते हैं, तो वहां पे लगता है बच्चा अगर तोतला है या फिर रुक रुक के बोल रहा है तो ये मतलब बहुत अस्पष्टता देखने को मिलती है। लेकिन जब बच्चा 3-4 साल का होता है तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि हाँ, बच्चे में कोई वाणी संबंधित समस्या आ रही है। ओके, तो वाणी दोष एक प्रकार की बीमारी है। वाणी से संबंधित समस्या कुछ बच्चों में जन्म के बाद से देखने को मिलती है। ओके, इसमें निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो रुक रुक के बोलते हैं, बच्चे हकलाते हैं, कुछ बच्चे बहुत मोटा बोलते हैं, कुछ बहुत पतला बोलते हैं, विचारों की अस्पष्टता होती है, बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं, बच्चा क्या कहना चाह रहा है उसको पता ही नहीं है, वो बोल नहीं पाता है, शब्द अस्पष्ट देखने को मिलते हैं, बच्चे बोलते समय जो शब्द होते हैं उनको सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन उनका बहुत गलत होता है। ठीक, तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जो बच्चे में देखने को मिलती हैं। जो उनका वर्ड फ्लुएंसी होता है, जो बोलने का प्रवाह होता है, वो उसमें समस्या देखने को मिलती है। भावनाओं की अभिव्यक्ति बच्चे नहीं कर पाते हैं। दूसरों के विचारों को सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उसके अर्थ को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ओके, तो ये कुछ वाणी दोष युक्त बालक हो गए। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत इसमें, ये इतना खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था उसके हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद जो अधिगम में अक्षम बालक है उसके बारे में हम लोग क्लास में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट के वीडियो में। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो एजुकेशन पॉलिसी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें कुछ इन बच्चों के बारे में क्या बोला गया था, क्योंकि बच्चों इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने बाद में इसको भी ऐड कर दी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, वैसे तो अगर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देखें तो उसको 12 खंडों में विभाजित किया गया है। जो चौथा खंड है उसमें समानता की शिक्षा की बात कही गई है, और उसी के अंतर्गत बताया गया है जो पिछड़े बालक हैं, जनजाति बालक हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, दृष्टि बाधित हो गए, श्रवण बाधित हो गए और शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो गए, इनके लिए यहाँ पे समानता की शिक्षा की बात की गई है। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को रखना अनिवार्य रूप से बताया गया है कि ऐसे बच्चों के लिए हम प्रशिक्षित शिक्षक को रखें और साथ ही साथ उन जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए। ओके, और इसके बाद जैसे कि जो जनजातीय बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए उन्हीं के एरिया से हम टीचर्स को लें। ओके, वहां उस एरिया में जो शिक्षक हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो उनको ट्रेंड किया जाए और उनको उन्हीं के एरिया में जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से बताया जाए, पढ़ाया जाए। ओके, ये नहीं कि जैसे कोई अगर जनजातीय एरिया में दिल्ली का टीचर आके उन बच्चों को पढ़ा रहा है, वो तो पढ़ा ही नहीं पाएगा क्योंकि उन दोनों की भाषा बिल्कुल अलग है, कल्चर्स बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे बताया गया था समानता की शिक्षा में कि उनको उन्हीं के एरिया के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाए, बताया जाए। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो चौथा खंड है वहां समानता की शिक्षा की बात कही गई है, वहां पे कुछ पॉइंट्स बताए गए थे। ओके, और फिर हमारा देखिए ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद फिर जो 92 में पीओए आया था, प्लान ऑफ एक्शन, उसमें विकलांग शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान बताए गए थे, जिसमें कि है विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, विशेष विद्यालय की स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अध्यापकों का अभिनवीकरण एवं प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण और विशिष्ट अध्यापकों की। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में आया था, और 2010
को ये लागू किया गया था 10 अप्रैल 2010 को। तो इन सभी से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, और जो भी मुझे मेन पॉइंट्स मिलेगा उसको मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्निंग अक्षमता जो है, अधिगम अक्षम बालक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।